during the process of transcription in eukaryotes, we came across two major type of complexities. One was that there are three types of RNA polymerases which are transcribing different RNAs, or we can say there is a clear-cut division of labor. RNA polymerase 1 is transcribing various subunits of ribosomal RNA, and these ribosomal RNA ultimately will go on forming the ribosome that we see later on. तो ribosomal RNA जैसे कि 5.8S RNA, 18S RNA and 28S RNA was formed by RNA polymerase 1 in eukaryotes. प्रोकैरियोट्स में तो सिंगल था आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन आरएनए यूकैरियोट्स में भी हमने देखा तीन एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट आरएनएस को बना रहे हैं. फर्स्टली आरएनए रिबोसोमल आरएनए इज फॉर्म बाय द आरएनए पॉलीमरेज 1, और उसकी बहुत सारी सब यूनिट्स हमने देखी जैसे कि 5.8S RNA, 5 or 18S RNA, or we had also seen 28S RNA, and they are forming the different subunits of ribosome. रिबोसोम की डिफरेंट सब यूनिट्स में ज्वाइन करेगी ऑफ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज ऑफ यूकैरियोट्स, जो हम बाद में देखेंगे. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आरएनए. ट्रांसफर आरएनए जब तक नहीं होगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, यानी कि ये कैरियर का काम करता है. तो उसको हम देखेंगे डिटेल में अभी उसका स्ट्रक्चर. तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज फॉर्मिंग दी ट्रांसफर आरएनए और सॉलेबल आरएनए. Soluble RNA, or we can also call them adapter RNA. Why it is called so, ये हम देखेंगे बाद में. और along with it 5S RNA is also formed by this, and small nuclear RNA is also formed by RNA polymerase third enzyme. ठीक है. और RNA polymerase second is forming the heterogeneous RNA. Why it is heterogeneous RNA? Because first form RNA we will not calling it messenger RNA. मैसेंजर आरएनए तो हम प्रोकैरियोट्स में बोलेंगे. फर्स्ट फॉर्म आरएनए और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट will be we will be calling heterogeneous RNA, and it will be formed by the RNA polymerase second. And second additional complexity, a complexity we had seen ki lots of enzymes are needed, 3 enzymes mainly we have seen, and second complexity is telling in what manner this heterogeneous RNA is representing. It is representing, or it is present in the form of split gene arrangement. And this split gene arrangement, what we have seen कि उसमें क्या present है, exons are also present and introns are also present, so that there is a need of processing it to form the fully functional messenger RNA. यानी कि introns जो non functional है, they are to be removed by the process of splicing. Splicing is a process in which introns are removed with the help of various small ribonucleoproteins, and they will be acting as a spliceosome, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम देख ही लिया है. मैं अब इसलिए बोल रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे माइंड में अच्छे से ये दे विल बी अच्छे से हमारे माइंड में वी विल बी रिकॉलिंग देम ऑल, तो अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे हमें. सो दैट मैं आपको फिर से एक ब्रीफ में इनकी समरी की फॉर्म में आपको बता रही हूँ, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर आवर टॉपिक. जो भी टॉपिक हमने पढ़ना है दे आर रिलेटेड टू दिस ऑल्सो. आगे हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दी स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग में विद दी हेल्प ऑफ स्नर्प्स, स्नर्प्स की हेल्प से हमने क्या किया, या स्प्लाइसोम हम कह सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स बना ऑफ स्मॉल रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन का. ठीक है. एंड दिस दे वर फॉर्मिंग दी स्मॉल न्यूक्लियोप्रोटीन. कहाँ किसने बनाए थे? रिबो. अभी हमने सुना, अभी हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ठीक है ना. ट्रांसफर आरएनए के साथ जो मैंने बोला था 5S सॉलेबल आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इज फॉर्मिंग द स्पर्म्स snubs in this case of मॉडिफिकेशन ऑफ heterogeneous RNA. स्प्लाइसिंग में यूज होता है. और फिर उसके अलावा हमने देखा देयर इज एन एडिशन ऑफ मिथाइलेटेड 7-methylated guanosine triphosphate at the 5' end, and this was called the capping, and there was a tailing also at the 3' end. 3' end पे polyadenylate groups
or polyadenylic acid we can say, and near about 200 to 300 residues were attached at the 3' end to make them stable, to make the messenger RNA stable. Now finally what we have formed after splicing, exons were joined and all the introns were removed. Capping was done and the tailing was done and a fully functional messenger RNA was formed, and this RNA was formed from the RNA polymerase second. RNA polymerase second से बना, तो ये डिटेल तो हम सब अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. अब इसमें ये क्वेश्चन आता है, why this there is a split gene arrangement is there, and this split gene arrangement is telling us the ancient feature of the genome. First point what we have to consider, split gene arrangement is telling us the ancient feature of genome. एक पुराना जीनोम स्टार्टिंग से जो प्रेजेंट था एंड स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग, दिस स्प्लिट जीन अरेंजमेंट यही बता रहा है कि एंशिएंट फीचर जो है पुराने समय में जो भी करेक्टरिस्टिक्स है देवर एग्जिस्टिंग एज सच नाउ, एज वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं. ठीक है. एंड सेकेंड व्हाट वी हैड सीन, द स्प्लाइसिंग विल टेल us the remnants of antiquity. Remnants of antiquity again it is related to the primitiveness. प्रिमिटिवनेस बता रहे हैं और प्रिमिटिव फीचर बता रहे हैं हमारे जीनोम का. ठीक है. एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग. एंड थर्ड व्हाट वी हैड सीन दैट the second we had seen the remnant of antiquity with the help of introns, and third splicing was telling us the dominance of RNA. ऐसे ही आपने लिखना है because according to NCERT we have to learn each and every kind of the word or sentence. ठीक है. तो मैंने गलती से पहले बोल दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट जीन अरेंजमेंट is representing the ancient feature, and second we had seen that the introns, presence of introns, they are representing the remnants of antiquity, and the third what we have seen, splicing is there, and this splicing is representing the again dominance of the RNA word. I was फर्स्ट कन्फर्मिंग इट, क्योंकि एकदम एक्यूरेटली हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है एज बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द नीट, एंड नीट इज ऑलवेज फॉलोइंग द 95 to 97% एनसीईआरटी लैंग्वेज. तो हमें इधर से उधर एक भी वर्ड कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है. तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल यू द एनसीईआरटी लैंग्वेज. जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ या बीच में एनसीईआरटी को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ या बोलती हूँ, सो दैट अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ो ना तो इजीली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आपको एकदम से पता लग जाए कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है. तो दिस ऑल ऑफ दीज थ्री फीचर्स that we have come to know, they are representing the dominance of the RNA word or ancient or whatever I told you right now. ठीक है. तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ स्प्लिट जीन अरेंजमेंट से, और अब हमने देख लिया कि RNA कितना इंपॉर्टेंट है, और RNA हीट्रोजेनस RNA से मैसेंजर RNA बनेगा, एंड दिस मैसेंजर RNA विल बी मोनोसिस्ट्रोनिक इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यानी कि कोड फॉर ओनली फॉर वन पॉलीपेप्टाइड. बहुत अनस्टेबल होता है, एक प्रोटीन बनाने के बाद वो चला जाता है, डिसोलेबल हो जाता है टू स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ अनदर. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स व्हाट हैपेंस, मैसेंजर आरएनए इज पॉलीसिस्ट्रोनिक. ये भी मैंने आपको बता दिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है. ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अगेन वी हैव रिपीटेड इट. नाउ वी शुड नो द नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसलेशन. वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन और पार्ट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी. सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, यानी कि डीएनए ही के चारों तरफ स्टोरी घूमती है पूरी की पूरी, और डीएनए ने अब क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया मैसेंजर आरएनए को, और अब हमने क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है. तो उस प्रोटीन बनाने के लिए वी शुड नो व्हाट आर वेरियस रॉ मटेरियल्स नीडेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनएस. देयर आर 3 रिबोसोमल आरएनए इन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. उनका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा तो हमने बनाते बनाते ही आपको समझ आ गया मैसेंजर आरएनए की कैसी होगी, कैपिंग होगी, टेलिंग होगी, लेकिन एक बार वी शुड हैव ए क्विक लुक. और ट्रांसफर आरएनए का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप कैसे स्ट्रक्चर होगा इसका. एंड ट्रांसफर आरएनए जैसे कि नाम है सही मालूम है, इट इज ए टाइप ऑफ आरएनए विच इज कैरिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, सो दैट देयर इज ए नीड टू नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर आल्सो. एंड मोर ओवर रिबोसोमल आरएनए की जो यूनिट्स बताई हैं, in what manner they are forming the large and small units, subunits of ribosome in case of eukaryotes as well as in case of prokaryotes, that we see right now. तो first of all हम start करते हैं structure of transfer RNA से. Structure of transfer RNA
विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, और इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, एंड सेकेंड what we have to keep in mind, it is also called soluble RNA because it is soluble in, soluble RNA क्यों बोलते हैं, soluble in 1m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो होगा soluble वो soluble कहलाएगा, जो नहीं होगा वो insoluble कहलाएगा, वो हम देखते जाएंगे बाद में। तो soluble in 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ये सॉलेबल होता है, घुलनशील होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सॉलेबल। एडेप्टर क्यों बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एडेप्टर आरएनए बिकॉज इट इज अडेप्टिंग और इट इज कैरीज द एमिनो एसिड को कैरी करता है, क्लियर। और इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आरएनए इन फर्स्ट डायमेंशनल व्यू, तो इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड लॉन्ग चेन, ठीक है, और बट स्मॉलेस्ट है, इट इज smallest of all RNA, smallest of all, इसमें नियर अबाउट 45 to 90 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस कह लें या न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। ये न्यूक्लियोटाइड तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर में देख ही चुके हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस है, तो हम नाइट्रोजन बेसिस की बात करें या न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स की बात करें तो देयर आर 40 to 90 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर देयर, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए की होती हैं। एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक क्यों, क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉन जेनेटिक है, ऑल्दो इट कैरीज एंटीकोडॉन, इसके ऊपर कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो मैसेज को रीड करने की टेंडेंसी करती हैं, लेकिन मेन तो व्हाट वी कैन से इट इज़ हैविंग दी टेंडेंसी टू कैरी दी अमीनो एसिड को कैरी करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो नॉन जेनेटिक है क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ओनली मैसेंजर आरएनए इज देयर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए होते हैं, बाकी जितने भी आरएनए देखेंगे दे आर ऑल नॉन जेनेटिक वन, ठीक है, दे आर नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। And second, we should know, if we talk about this structure discovery, there was a scientist, Robert Holle, popular scientist था, उसने बहुत अच्छा 1965 में क्लोवर शेप मॉडल दिया था, क्लोवर शेप्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ मॉडल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन जब इसको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इट विल लुक लाइक एल शेप, तो इसका 3D मॉडल जो है ना दैट इज एल शेप मॉडल, एल शेप की तरह नज़र आता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल व्यू। तो वो 3 डायमेंशनल व्यू में इस तरह से कॉइलिंग हमें एल शेप की फॉर्म में नज़र आएगी, तो दैट स्ट्रक्चर इज़ नॉट गिवन इन अवर एनसीईआरटी, द डायग्राम दैट हैज़ बीन गिवन इट इज़ ए क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। तो ये देखना है हमने, एंड नियर अबाउट हम कह सकते हैं 20 ट्रांसफर आरएनए होते हैं दैट विल कैरी नियर अबाउट 20 अमीनो एसिड्स, ऐसा माना जाता है, लेकिन in some reference books it has been mentioned 40 amine transfer RNA are there in case of human beings भी होते हैं and they carry different amino acids, और I mean to say कि 20 amino acids को एक से ज़्यादा ट्रांसफर RNA भी कैरी कर सकते होंगे, whatever be the reason 40 होते हैं, तो और 40 ट्रांसफर RNA are there in bacteria, ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है, क्लियर। अब हम आते हैं इसके मेन स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि दिस इज ए क्लोवर शेप मॉडल, क्लोवर शेप मॉडल है। अब इसमें क्लोवर शेप स्ट्रक्चर जो है ना, एक्चुअल में ना ये ट्रांसफर आरएनए वैसे तो सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैविंग ए बैकबोन ऑफ किसकी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर इसमें कौन सी होगी, व्हाट इज ए शुगर, इट विल बी ए रिबोस शुगर। पहले इसके बैकबोन की भी बात कर लें, चाहे ट्रांसफर आरएनए है, चाहे मैसेंजर आरएनए है, चाहे रिबोसोमल आरएनए, उनमें शुगर कौन सी बनेगी, रिबोस। डीएनए में तो डीऑक्सी थी ना, और क्या डिफरेंस था, डीऑक्सी में सेकंड कार्बन पोजीशन पर देयर वाज 1 ऑक्सीजन लेस इन केस ऑफ डीएनए, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ आरएनए। आरएनए में 1 ऑक्सीजन इज मोर, इसीलिए इसकी क्या होती है, कैटालिटिक अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कैटालिटिक रोल ज़्यादा होता है, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एंड नॉट स्टोरेज फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो तो हम बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर इन सम ऑफ माई लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट वी शुड कंसर्न कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि शुगर फॉस्फेट में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना कि जो शुगर होती है इन व्हाट मैनर इट इज़ ज्वाइन, जैसे दिस इज़ ए शुगर आई ड्रॉन, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, अब इसमें रब नहीं कर सकती क्योंकि ये मार्कर बहुत मुश्किल से मिटता है,
क्योंकि परमानेंट मार्कर बाय चांस इसमें डाल दिया गया। तो सेकंड फर्स्ट कार्बन शुगर ये हो गई ना, तो इसके साथ जो भी बॉन्डिंग होगी, एक बार से फिर से रिकॉल कर रही हूँ, ऑलरेडी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन कंपोनेंट थे नाइट्रोजन बेसिस। प्यूरीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? प्यूरीन आर एडेनिन and guanine in case of RNA, and pyrimidine are which are single ring compound, they are cytosine and uracil, not थायमिन। थायमिन एब्सेंट होता है ना इसमें, तो दिस इज द थिंग। अब मैंने मान लो ये स्ट्रक्चर बनाया ना, तो इसमें वी शुड स्टार्ट 1 2 एंड 3, दिस इज ऑफ पायरिमिडीन आई हैव मेड। कोई भी पायरिमिडीन, चाहे हमने साइटोसिन लिया चाहे यूरेसिल लिया, फंक्शनल ग्रुप्स तो हम बाद में देखेंगे। एक बेसिक फॉर्मेशन बता रही हूँ कि यहाँ 3 कार्बन पे जो नाइट्रोजन बॉन्ड है ना, उसके साथ इसकी C1 कार्बन पे जो शुगर है, उनके साथ CNC बॉन्ड बनता है। CNC बॉन्ड मीन्स एक तरह का व्हाट वी कैन से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीच में एन आता है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी इन आवर स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA में। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड मीन्स 5th पोजीशन पर जब ये जुड़ता है, फास्फोरस ग्रुप अटैच्ड होता है। तो मैं ये डिटेल में नहीं बता रही। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ट्रांसफर RNA में तो RNA का स्ट्रक्चर तो हमने ऐसे देख ही लिया। अब ये रिबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स क्या करेंगी? क्लोवर शेप स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा एडिशनल क्वाइलिंग हो जाती है, यानी कि ट्रांसफर RNA जब बेंड हो जाता है अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म वेरियस पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ये सिंगल स्टैंडर्ड चेन जो है ना, इसका मान लो दिस इज ए 5' एंड दिस इज ए 3' ये चेन ही ना आपस में लूप होकर बेंट होकर वेरियस साइड्स बना रही है, ठीक है। और जिसके कारण ये 2 स्टैंड्स हो तो एक है तो एक ही RNA का स्टैंड, लेकिन वो क्वाइलिंग के कारण इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंगली दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि एडेनिन किसके साथ ज्वाइन करेगा? यूरेसिल के साथ। साइटोसिन किसके साथ ज्वाइन करेगा? गुआनिन के साथ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंगली देयर फॉर्म्स दी व्हाट वी कैन से देयर इज ए बेस पेयरिंग एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंड। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नजर आता है पर होता नहीं है ऐसे। और ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता है कि जैसे कि देयर वी कैन सी 4 मेजर आर्म एंड 1 माइनर आर्म। तो टोटल अगर हम कहें तो 5 आर्म्स वी कैन सी। टोटल आर्म कितनी है नजर आ रही है इसमें? 5। बट मेजर कितनी है? वी हैव सीन मेजर आर्म आर 4, मेजर आर्म 4, ठीक है। तो यही मैं बता रही हूँ, एक क्लोवर शेप मॉडल है। अगर हम एक आर्म की बात करें ना, तो वी आर लुकिंग एट ऑल दीज लूप लाइक स्ट्रक्चर, और दीज आर स्टेम। दिस इज ए स्टेम स्ट्रक्चर और आर्म ऑफ RNA एंड दिस इज ए लूप ऑफ दी RNA। इसको हम बोलते हैं लूप, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से 4 आर्म्स को जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट होता है और व्हाट इज देयर फंक्शन। ईच आर्म इज हैविंग सम स्पेसिफिक रोल और फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज ए 5' एंड दिस इज ए 3' एंड इसकी टर्मिनल पोजीशन पे देयर इज ऑलवेज ए CCA ग्रुप। नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा? साइटोसिन एंड एडेनिन। CCA ही होगा ऑलवेज एट 3' एंड विद इट्स टर्मिनल पोजीशन पे इट विल बी कैरिंग OH कैरी करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द कैरियर साइट विच इज कैरिंग द अमीनो एसिड। क्या करेगी? अमीनो एसिड को कैरी करेगी, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड विच विल बी कैरिड बाय द ट्रांसफर RNA। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड कहाँ से पहचाना जाएगा? जब वो मैसेज पड़ेगा कहाँ पे? ट्रांसफर RNA जैसे भी मैसेज पड़ेगा वो अब हम देखेंगे कौन सी साइड से पड़ेगा। तो दिस इज ए फर्स्ट आर्म अगर हम मानते हैं तो फर्स्ट आर्म इज अमीनो एसिड कैरिंग साइट, कैरियर साइट बोलते हैं, और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करता है। अमीनो एसिड कैरियर साइट, ठीक है। एंड टर्मिनल पोजीशन पे 3 पे CCA विद OH एट दी टर्मिनल पोजीशन ऑफ 3' ये ग्रुप होगा, सो दैट इट कैन बाइंड विद दी अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर सके, ठीक है। एंड जब ये अमीनो एसिड को कैरी करके लाएगा तो अटैच कहाँ करेगा? अटैच टू दी जहाँ पे भी प्रोटीन फॉर्मेशन होगी वो हम देखेंगे बाद में। तो सेकेंड साइट वी सी, दिस इज द साइट सेकेंड, इसको हम कहते हैं T साई सी साइट।
T means this is an अनपियर्ड साइट. यहाँ पे कुछ ऐसे एबनॉर्मल बेसिस हैं जिसके कारण ये साइट क्या हो जाती है, नाइट्रोजन बेस तो बना ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं पाई, तो दिस स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ लूप की फॉर्म में एक्सटेंड हो गया. तो जैसे कि हमें मालूम है टी इज रिप्रेजेंटिंग द थाइमिन. अब ये थाइमिन है, वैसे तो थाइमिन होता नहीं ना आरएनए में, लेकिन यहाँ एबनॉर्मल बेस आ गया ना थाइमिन. साई इज thymine is abnormal, and then psi side is representing the pseudouracil. This side is representing the pseudouracil, which is abnormal base. एक तरह का abnormal base माना जाता है. And this is cytosine. ठीक है. And this site we will carry, what it is carrying, it is meant for attachment to the ribosome. ये साइट जो है ना, ट्रांसफर आरएनए इस साइट से कहाँ पे, राइबोसोम्स के साथ अटैच करता है. जैसे कि हमें मालूम है राइबोसोम्स की ना, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखी होगी स्टार्टिंग में ही लोअर क्लासेस में, कि ये 2 सब यूनिट्स होती हैं. तो जब भी ट्रांसफर आरएनए लार्ज सब यूनिट पे ज्वाइन करेगा इसकी, तो इस तरह से ये लार्ज सब यूनिट पर ज्वाइन करता है. किस साइड से, इन द फॉर्म ऑफ दिस, बाय दिस साइट. एंड दिस इज एन अबनॉर्मल अनपेयर्ड साइट. और इसमें जो स्टेम है ना, उसमें 7 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. आई थिंक लॉन्गेस्ट होती है 7. इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7 nitrogen base pairs are present, joining with each other by hydrogen bonding. Hydrogen bonding से join होते हैं. तो this structure is amino acid carrying site. Sorry, what we can say, ribosomal binding site. गलती से बोल दिया मैंने. राइबोसोम्स के साथ ज्वाइन करने वाली साइट कौन सी है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट. राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, बाइंडिंग साइट, जिनका हम स्ट्रक्चर अभी बाद में पढ़ेंगे. तो दिस साइट इज रिप्रेजेंटिंग ribosome binding site. Next site, this is the second arm, second major arm we have studied. Now we come to the third major arm. Again this is an unpaired looped structure, unpaired, और इसमें unpaired abnormal base है inosine. 3 abnormal base हमने देखने हैं. First we have seen pseudouracil, second inosine, और इसमें डाईहाइड्रोयूरेडिन हम देखेंगे. डाईहाइड्रोयूरेसिल साइट, डी साइट जो होती है जिसमें डाईहाइड्रोयूरेडिन, वो साइट ये वाली है. तो अब ये जो साइट है, इस साइट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस साइट में व्हाट इज प्रेजेंट, अगर हम इस टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ देखें ना, तो दिस इज कैरिंग दी एंटीकोडोन साइट. एंटीकोडोन अनपेयर्ड जो होते हैं, एंटीकोडोन बाइंडिंग, एंटीकोडोन दे विल रीड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए. अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट पे. और ये मैं आप मान लो इसका थोड़ा सा बड़ा बना दूं, तो ये साइट कौन सी है, एंटी कोडोन बाइंडिंग साइट. और ये मैसेंजर आरएनए के कोडोन को स्टडी करती है. मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आया है, और किस फॉर्म में, कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में. कोडोन ट्रिपलेट को हम अभी देखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है. वट एवर इंफॉर्मेशन इज सेंड बाय द डीएनए, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कोडोन ट्रिपलेट. ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म होती है. हम ऐसा कह सकते हैं कि एक स्पेशल कंप्यूटर की भाषा, जैसे कंप्यूटर में कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस होती है ना, तो आपको मालूम है एक स्पेशल लैंग्वेजेस होते हैं जो स्पेशलाइज्ड जो होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ओनली दे कैन अंडरस्टैंड. तो इन द सेम मैनर डीएनए की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, जैसे कि वो नाइट्रोजन बेसिस की फॉर्म में सेंड करता है. और वो नाइट्रोजन बेसिस की फॉर्म में जो वो मैसेज सेंड करता है ना, वो मैसेज होते हैं कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में. और उनकी मैसेज को जब स्टडी करते हैं, तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक कोडोन्स होते हैं जो यहाँ कोडोन के साथ ज्वाइन करते हैं. फिर वो मैसेज लेकर जाएंगे, उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या, पहले तो वो बाइंड करेगा, मैसेज लेकर जाएगा, फिर वो मैसेज लेकर आएगा ना स्पेसिफिक अमीनो एसिड, फिर यहाँ से वो ज्वाइन करेगा कोडोन एंटी कोडोन बाइंडिंग साइट से. ठीक है. तो अगर हम बात करें, ये मान लो मैसेंजर आरएनए की चेन है, तो दिस इज हैविंग AUG, ये एक इनिशिएटिंग कोडोन होता है. तो इसका A का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन कौन सा होगा, U होगा. U का कौन सा होगा, C, और G का कौन सा होगा,
यू का कौन सा होगा, ए, सॉरी यू ए, क्योंकि यूरेसिल है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, और जी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा. तो what we can say, this UAC is anticodon which is reading the codon of the messenger RNA, and this codon, anticodon binding site is represented by third arm which is abnormal site. ये लूप जो है abnormal है, जिसमें unpaired हाइड्रोजन नाइट्रोजन बेसिस हैं, और these नाइट्रोजन बेसिस are in the form of anticodons. किस फॉर्म में है, एंटीकोडोन्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, और एबनॉर्मेलिटी किसके कारण है, आइनोसिन के कारण. और 3 नाइट्रो एंटीकोडोन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी एंटीकोडोन्स, और दे आर रीडिंग दी कोडोन्स ऑफ मैसेंजर आरएनए. तो दिस इज ए थर्ड आर्म, और वी कैन से व्हाट वी कॉल इट इज एंटीकोडोन बाइंडिंग साइट. दिस इज एंटीकोडोन, यहाँ लिख देती हूँ, एंटीकोडोन बाइंडिंग साइट. ठीक है, अब हम आते हैं 4 मेजर आर्म पर. 4 मेजर आर्म इज एमिनो एसाइल सिंथेटाइसाइज, एमिनो एसाइल सिंथेटेज साइट. अब वो साइट है अमीनो एसाइल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इट इज मेंट फॉर एक्टिवेटिंग दी अमीनो एसिड. जिस भी अमीनो एसिड ने एक्ट करना है ना, अटैच होना है, उसको एक्टिवेट करने के लिए देयर इज ए एंजाइम. वो कौन सा एंजाइम है, सिंथेटेज एंजाइम. जब वो एक्टिवेट करेगा तभी अमीनो एसिड क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा. ये सब चीज़ें हम ट्रांसलेशन में देखेंगे, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में. अभी तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना कि कैसा है ट्रांसफर आरएनए का. जस्ट वी आर लुकिंग लाइक दिस, कि इस तरह से ये क्लोवर शेप मॉडल के डिफरेंट जो आर्म्स हैं, हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट फंक्शंस. तो अमीनो एसिड सिंथेटिक साइट मीन्स एंजाइम बाइंडिंग साइट. अब इसकी जो एबनॉर्मेलिटी है लूप की, इट इज़ डी लूप. इसको हम क्या कहते हैं, डी लूप भी बोल देते हैं. मैं यहाँ लिख देती हूँ तो यू शुड अंडरस्टैंड. डी लूप और DHU लूप भी कहते हैं, डाई हाइड्रोक्सी यूरेसिल. फुल फॉर्म क्या होती है, डाई हाइड्रोक्सी यूरेसिल. और इसमें अब नॉर्मल बेस पेयर कौन सा है, डाई हाइड्रो यूरेडिन, डाई हाइड्रो यूरिडिन, जिसके कारण ये अगेन बेस पेयरिंग नहीं हो पाती जब भी इनकी फोल्डिंग होती है. रेस्ट एंड्स इनमें सब में 5 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं और 7 बेस पेयर्स आर देयर इन दिस. ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स दैट वी कैन सी इज अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसफर आरएनए और अडेप्टर मॉलिक्यूल. और व्हाट इज इट्स फंक्शन दैट वी हैव सीन, कि हर आर्म का अपना स्पेसिफिक रोल है. फर्स्ट आर्म ने क्या कैरी किया था, इट इज अटैचिंग दी विद सेल्फ विद द रिबोसोम्स. सेकेंड एंटीकोडोन, फर्स्ट आर्म में हमने कैरियर साइट देखी थी, ठीक है, अमीनो एसिड कैरिंग साइट. सेकंड में वी हैव सीन दी रिबोसोमल बाइंडिंग साइट. थर्ड में एंटीकोडोन बाइंडिंग साइट, एंड फोर्थ में एंजाइम बाइंडिंग साइट टू एक्टिवेट दी अमीनो एसिड्स. तो दिस इज ए क्लोवर शेप मॉडल ऑफ दी ट्रांसफर RNA, and 3D model, 3D dimensional structure is L-shaped structure. That we should keep in mind. It is a 2D. 2D means we can represent it on the board or paper. जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो हम देख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर. अब वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज वी शुड नो रिबोसोमल RNA. आई जस्ट टेल यू रिबोसोमल RNA आपको बता देती हूँ, फिर मैसेंजर RNA आई विल टेल यू इन नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज देयर इज अ लिटिल स्पेस लेफ्ट. तो रिबोसोमल RNA इज ए सब यूनिट. बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एंड दिस सब यूनिट्स आर मेकिंग दी राइबोसोम्स. क्या बनाती हैं, राइबोसोम्स बनाती हैं. ठीक है, ये तो हमें पता ही है. रिबोसोमल RNA को किसने बनाया, इट इज RNA पॉलीमरेज थर्ड ने बनाया इसको. रिबोसोमल RNA को RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ने बनाया, सॉरी. ठीक है, रिबोसोमल RNA को फर्स्ट ने बनाया, उसमें कुछ सब यूनिट्स होती हैं, वो जो थर्ड बनाता है वो हम देखेंगे. तो आई वाज टेलिंग यू स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर RNA में सबसे स्मॉल होती है और ये सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट होती है. रिबोसोम बनाती हैं, बहुत सारी सब यूनिट्स हैं इसमें, और इट इज इनसॉल्युबल इन 1M NaCl. 1M NaCl में ये इनसॉल्युबल होता है. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बना रहा है रिबोसोम्स का.
जैसे हम रिबोसोम्स को देखते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं और यूकैरियोट्स में, और इनमें रिबोसोम का साइज हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस से ही। प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, प्रोकैरियोट्स में 70S साइज होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में 80S होता है, सॉरी 80S स्वेडबर्ग यूनिट होती है, 80S होती है ना। तो अब 70S सब यूनिट्स में अब देखेंगे तो लार्ज सब यूनिट इज ऑफ 60S, लार्ज सब यूनिट इज ऑफ 40S, 40 नहीं 50S, एंड स्मॉल इज ऑफ 30S। स्मॉल जो सब यूनिट होती है वो किसकी बनी होती है, 30S की बनी होती है। तो दीज आर टू सब यूनिट्स ऑफ द रिबोसोम विच आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है ये, प्रोकैरियोट्स में। तो अब इसमें अगर हम देखें ना तो सबसे पहले 30S सब यूनिट में वी सी, 30S सब यूनिट में ओनली वी सी 23S RNA प्रेजेंट होता है, 23S रिबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है। और इसमें होता है 5S RNA, इन लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट में 16S होता है, स्मॉल सब यूनिट में 16S। तो 5S 23S प्रेजेंट इन लार्ज सब यूनिट ऑफ रिबोसोम और 16S इन स्मॉल सब यूनिट ऑफ रिबोसोम। और ये सब क्या है, रिबोसोमल RNA की टाइप्स हैं जो कि एक रिबोसोम का स्ट्रक्चर बना रही हैं। यानी कि ये रिबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे बना है, इन रिबोसोमल RNA के साथ मिलकर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे आर फॉर्मिंग दी सच। रिबोसोमल RNA ज़्यादा होता है 60% और 40% कुछ प्रोटीन मिलकर व्हाट डू दे फॉर्म, राइबोसोम बनाते हैं। और प्रोकैरियोट में 50 और 30S का कॉम्बिनेशन होता है ना, 50 एंड 30S ओवरलैप करके टोटल क्या बना देते हैं, 70S सब यूनिट, यानी कि 10 डिग्री के बीच में इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। लास्ट सब यूनिट में 5S 23S, और 23S एक तरह से रिबोजाइम भी होता है, कैटलिस्ट का भी काम करता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। यानी कि रिएक्शन को कैटलाइज करना, प्रोटीन सिंथेसिस में एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। तो 23S सब यूनिट इट एक्ट एज ए कैटलाइज, ठीक है। तो ये एक कैटालिटिक रोल है जो कि रिबोसोम का है। इंफॉर्मेशनल रोल तो मैसेंजर RNA की फॉर्म में होता है ना, तो वो हमने इसका स्टार्टिंग में जब भी इसकी इंफॉर्मेशन हुई थी तो RNA ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आया था, फिर इसका कैटालिटिक रोल था, फिर जेनेटिक रोल इसका लेटर ऑन बाद में आया जेनेटिक रोल। और आज RNA डोमिनेंट है, बट मेन हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, यूकैरियोट्स में DNA है, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस हैं दैट आर वी आर कंसर्न विद दिस रिबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA, ठीक है। और ये 80% बनाता है। देयर वाज ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज कुर्ललैंड, उसने इसको डिस्कवर किया था। तो हैवीएस्ट भी यही होता है, इसका वेट भी बाकियों से ज़्यादा होता है, 80% तो यही बनाता है। मैसेंजर RNA सबसे अनस्टेबल होता है, स्मॉल होता है, 1 से 5% तक, 15 to 20% तक ट्रांसफर RNA होता है। तो ये मैं लिखना भूल गई, 15 to 20% ट्रांसफर RNA और सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। और ये सब यूनिट्स मैंने आपकी बता दी प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में 80S सब यूनिट्स में देखेंगे 60S लार्ज सब यूनिट होती है और स्मॉल सब यूनिट होती है इसमें 40S की, ठीक है। स्मॉल इज ऑफ 40S। अब लार्ज सब यूनिट में वी सी व्हाट वी कैन से देयर इज प्रेजेंट 5.8S ribosomal RNA is there, 28S ribosomal RNA is there और 5S। अब ये 5S तो है RNA पॉलीमरेज 3rd बनाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। बाकी सब RNA पॉलीमरेज 1 बना रहे हैं, ठीक है। और दिस स्मॉल सब यूनिट इज कंटेनिंग 18S। S मीन्स होता है स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये मैं बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, लेकिन ये सेल स्ट्रक्चर में आएगा फिर से, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको बस इतना आपको लर्न करना है, स्वेडबर्ग यूनिट और इट इज़ ए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ते हैं ना, उनकी मेजरमेंट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक भी आपने नाम सुना होगा, तो जिसके बेसिस पे हम ये सारी की सारी रिबोसोम
रिबोसोम्स का जो साइज होता है, उनका मासिस वगैरह, उनकी डेंसिटी बेसिस मेजर करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं एस या स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर किसके, रिबोसोमल आरएनए। और रिबोसोमल आरएनए इज मेकिंग दी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, और इट इज प्रोवाइडिंग द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट आरएनए। ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए की अटैचमेंट साइट है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था ना, तो इसमें अगर मान लो हम ले प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअल होती है यहीं पे है, तो स्मॉल सब यूनिट में मैसेंजर आरएनए ज्वाइन करता है। लार्ज सब यूनिट में हम देखते हैं कि इसमें 2 साइट्स होती हैं, ये भी हम देखेंगे। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि किस तरह से ये ट्रांसफर आरएनए इसमें बाइंड करते हैं, और बाइंडिंग साइट भी आपको मालूम है कैसे होती है इसमें। ये मैंने लूप गलती से बना दिया, नहीं बनाना था। तो इसमें इफ़ वी हैव टेकन वन, दिस इज क्लोवर शेप मॉडल, इफ़ वी ड्रॉ, दिस इज वेरिएबल आर्म जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, समटाइम्स यूज टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ ट्रांसफर आरएनए। उसमें मैं बताना भूल गई थी, दिस इज ए वेरिएबल आर्म, छोटी सी आर्म होती है, नंबर 5 वी कैन काउंट। तो इसी तरह से अगर हम कह लें सेकेंड ट्रांसफर आरएनए बनाए ना द सेम वे, तो दिस आरएनए इज अटैच्ड विद दिस, और मैसेंजर आरएनए का जो कोडोन है इसके एंटी कोडोन के साथ बाइंड करेगा। तो रिबोसोम को अगर हम लार्ज सब यूनिट को देखें ना, उसके 2 पार्ट्स देखेंगे। लेफ्ट साइड पे ये जो नजर आ रहा है ना ट्रांसफर आरएनए, इट इज अटैच्ड ऑन द पी साइड, और राइट साइड पे ए साइड। तो इनकी भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, पेप्टिडाइल फॉर्म, पेप्टाइड फॉर्मेशन, यानी कि अमीनो एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे अमीनो एसिड आते हैं ए साइड से। डिटेल तो हम बाद में देखेंगे, अभी मैंने आपको रफ पिक्चर बता दी कि किस तरह से रिबोसोम और किसका बना हुआ है, रिबोसोमल आरएनए का। रिबोसोमल आरएनए का ही तो बना हुआ है ना, तो उनसे उन दोनों सब यूनिट्स के ऊपर ही अटैचमेंट साइट होती है। स्मॉल सब यूनिट इज मेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड लार्ज फॉर द अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और आई मीन टू से इट इज प्रोवाइडिंग ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की फैक्ट्रीज और प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ होती है, इसी के साथ होती है, एंड दे आर ऑल्सो अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ ए सेल। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं सेल्स बारे में या लोअर क्लासेस में। तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसोमल आरएनए, उसकी सब यूनिट्स जो मिलकर क्या बना रही हैं, प्रोटीन के साथ मिलकर रिबोसोम बना रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिबोसोमल आरएनए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर। और इसको अगर हम इंडिविजुअली देखें ना, तो स्ट्रक्चर इसका भी ऐसे लॉन्ग या तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में कॉइलिंग हो जाती है, या इस तरह से ये लूप की फॉर्मेशन करता है, और अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर। ऐसे इसका स्ट्रक्चर जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो इट इज लुकिंग लाइक या तो हेलिकल या रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, हेलिकल और रॉड लाइक। ठीक है, दिस इज ए क्लोवर मॉडल, दिस इज हेलिकल या रोड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे भी इनकी यूनिट्स को बना देंगे, लार्जेस्ट है, हैवीएस्ट है, रिबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन फैक्ट्री बनाता है रिबोसोम्स। और इसकी जो साइट है ना रिबोसोमल आरएनए की, देयर इज ए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग साइट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस है, तो वो न्यूक्लियोलस के अंदर इसकी रिबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफर आरएनए कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में, या सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में। मैसेंजर आरएनए भी न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है ना, हेटेरोजेनस आरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो साइटोप्लाज्म में बाद में आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और ये रिबोसोम भी कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, ये भी हमने माइंड में रखना है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर। नाउ वन मैसेंजर आरएनए इज लेफ्ट, उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, पॉलीएडिनाइलेटेड टेल कैपिंग एंड टेलिंग, लेकिन एक बार फिर से ब्रीफ में देखेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीडिंग towards the next part of this ki what is a genetic. Now we see the structure of a messenger RNA, which is the third and most important RNA, and it is carrying the genetic information, or genetic RNA we can say. And इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया तो हमें हो ही गया है, जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा कि हाउ इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। फर्स्ट फॉर्म्ड RNA which is made from the template strand of DNA is heterogeneous RNA, and this heterogeneous RNA by modification, or we can say by processing, by the addition of capping or tailing
or splicing becomes the messenger RNA, and this messenger RNA is ready to transcribe the further process that is called the ट्रांसलेशन। और इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में कोड होती है, कोडोन की फॉर्म में। तो एक बार फिर से हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वी शुड हैव ए ब्रीफ लुक of this messenger RNA once again, because we know that these are all these structures are needed in translation process, that is in protein synthesis. तो first of all if we see the structure, जैसे कि ये messenger RNA का structure मैंने कुछ draw किया हुआ है, और इसमें what we can see, it is a linear strand as we are looking in this linear strand of RNA, and single strand होता है, linear single strand of RNA, linear single strand of RNA, long thread like structure or thread like is there, long thread like structure, and its size and molecular weight are high, size भी long हो गया, and molecular weight is also in lakhs, 8 to 10 lakhs के आसपास होता है इसका molecular weight. We can say it is a heavy molecule है, short lived और unstable. ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और इट इज डिस्ट्रॉयड, शॉर्ट लिव्ड होता है। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स फिर से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जैकब एंड मोनड ने इसको डिस्क्राइब किया था। जैकब एंड मोनड वर टू साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे ऑफ देयर टाइम। इन 1961 they told about about the structure of RNA, मैसेंजर RNA में। जैसे कि हमने ये देखा था, दिस इज ए स्टार्टिंग रीजन में कैपिंग किसकी हुई थी, दिस इज ए कैपिंग ऑफ मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट यूनिट्स, मिथाइलोसिन गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट की कैपिंग थी एट दी 5' एंड, किस एंड पर, 5' एंड पर, and it was formed from the template strand of the DNA, and the template strand was in the 3'-5' direction में। तो उसी को देखते हुए मैसेंजर RNA ट्रांसक्राइब हुआ था, और ऑलवेज इन ए 5'-3' डायरेक्शन, ठीक है। तो 5' एंड पे वी हैड सीन द मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट दैट वाज फॉर्म बाय द कैपिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ हीट्रोजेनस RNA। हीट्रोजेनस RNA में पहले कैप नहीं था, बाद में जब उसकी प्रोसेसिंग हुई थी, देन दिस कैपिंग और दिस मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट वाज एडेड ऑन दिस, एंड इट वाज इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन, एंड बिकॉज इट वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कोड present of DNA to study, ऑटोमेटिकली इट वॉज इन एन इंडिपेंडेंट फैशन। इसने इसके कैपिंग फॉर्मेशन के लिए देयर वॉज नॉट एनी कोड, आई मीन टू से प्रेजेंट, दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड दी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन में ये बना, इंडिपेंडेंट फैशन। इसी तरह से दिस इज अ नॉन कोडिंग, इमीडिएटली फॉलोड बाय दिस इज अ नॉन कोडिंग नाइट्रोजन बेसिस। सम ऑफ द नॉन कोडिंग रीजन इज प्रेजेंट on this linear chain, and then after this if we talk about this transcribing region which is actually coding for the polypeptide chain, and it is taking the information from the DNA से information codon की form में ली ना, और this is actually the functional region which is coding for the process of or taking the information from DNA and accordingly doing the work for the protein synthesis, ठीक है। तो वो translation में हम देखेंगे। तो this is a structural part of the messenger RNA, and the starting point immediately after the capping region 5' direction में we will look at the starting point is initiating codon। इसको initiating codon, wherever initiating codon is present always, and it is always AUG, and AUG is code for a specific amino acid methionine। ये हम देखेंगे जब भी ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथोइनिन अमीनो एसिड विल कम एंड इट विल बी ट्रांसक्राइब्ड बाय ए स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस विच इज AUG, और इसको हम इनिशिएटिंग कोडोन भी बोलेंगे, एंड इट इज प्रेजेंट एट 5' एंड आफ्टर द कैपिंग के बाद उसके नॉन कोडिंग रीजन्स आर प्रेजेंट, बट दीज नॉन कोडिंग रीजन्स आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द मैसेंजर RNA, एंड देन प्रोमोट दिस इज द इनिशिएटिंग कोडोन, एंड देन आफ्टर दिस स्ट्रक्चरल कोडोन्स आर प्रेजेंट, और उनमें जो भी इंफॉर्मेशन
डीएनए ने दी थी कोडोन की फॉर्म में, टेम्पलेट स्ट्रैंड ने, ऑन दैट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दिस फंक्शनल जीन्स आर functional codons are present. And then after there are 3' end पे what we is present is termination codon. There are 3 terminating codon. They may be UAG, UG, UAA और UGA. इनमें से कोई भी एक जो आएगा it will attach on this site and it will terminate the process of protein synthesis. जब भी protein synthesis की stop होती है या whenever it comes to an end, then there come these stop codon. इनमें से codon आते हैं and there are 3 specific stop codon and they are present at 3' end. 3' end messenger RNA की उस तरफ present होते हैं and they always act for the stop codon. Act as stop codon. Stop codon की फॉर्म में ये काम करते हैं. So this thing we will also look at in protein synthesis. And again we have seen after this is a non-coding region again. Non-coding and followed by is at the terminal position is a polyadenylated tailing. It was again formed by the processing of heterogeneous RNA. Heterogeneous RNA की processing के दौरान बना था, यानी कि template independent fashion में. Polyadenylated many nitrogen bases, near about 200 to 300 nitrogen bases of adenylic acid और adenylate हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो adenylic acid के कितने nitrogen bases we can say adenine के there are about 200 to 300 bases they are joined in a template independent fashion and they are forming the template independent fashion. And they are forming the tail region and they are not participating in translation processes and they are providing the additional stability. Moreover, जब भी translation होती है ना तो ये tail थोड़ी सी छोटी भी हो जाती है. I mean to say 200 से 300 तक near about 100 adenyl groups रह जाते हैं translation process के दौरान. तो this is regarding the structure of messenger RNA and this messenger RNA, as I told you, it is monocistronic. Monocistronic as in case of eukaryote. Why it is monocistronic? Because it codes for only one polypeptide. एक ही polypeptide को कोड करता है. ठीक है, and in case of polycistronic में, जैसे कि prokaryote में, eukaryote में क्या होता है? Monocistronic, because it has information for only one polypeptide. Information for one polypeptide. That I have already told you. Information for one polypeptide. But in case of polycistronic, in case of prokaryotes में polycistronic, why it is called? Because it has information of many polypeptides. It codes for many polypeptides. ठीक है, और डिटेल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरह से ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है और किस तरह से ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. ये पहले मैं बता चुकी हूँ ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जिसमें हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में. ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड होता है. क्यों? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इट डिसअपियर्स, एकदम से चला जाता है. जैसे कि अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट वन पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है जब ज़रूरत होती है, तो आफ्टर कोडिंग फॉर वन पॉलीपेप्टाइड इट डिसअपियर्स. और इसी तरह से इफ़ द सिमिलर काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर नीडेड, अब एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड्स नीड whenever they are needed, तो मैसेंजर आरएनए उन सब पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करके देन इट विल बी डिसअपियर्ड. और आई मीन टू से इट इज़ अनस्टेबल और शॉर्ट लिव्ड. अनस्टेबल होता है और शॉर्ट लिव होता है. और जब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हों तो उनके लिए अलग अलग से मैसेंजर आरएनए होते हैं, और क्या करते हैं वो अपने ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करने के बाद देन दे डिसअपियर. तो दैट इज इट इज़ कॉल्ड द अनस्टेबल और शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल. शॉर्ट लिव्ड होता है. तो दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए. क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ जेनेटिक कोड? यानी कि जो भी कोडोन्स हैं ट्रांसक्राइब
मैसेंजर आरएनए पे दीज नाइट्रोजन बेसिस कैसी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जेनेटिक कोड की फॉर्म में, या उनको हम कोडोन भी बोलते हैं, और कोडोन ट्रिपलेट क्यों है वो अब हम देखते हैं इन आवर नेक्स्ट टॉपिक।